सिद्धार्थ ने सनाया को बिना कुछ कहे अपनी गोद में उठा लिया। एक पल को तो सनाया जम गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें उसकी गले में डाल दी और एकटक उसे देखने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। सनाया ने ऐसे ही उसकी बाहों में ही दरवाजे का लॉक खोल दिया। सिद्धार्थ ने दरवाजे के अंदर जैसे ही कदम रखा, उसके कदम वहीं ठहर गए। उसने एक सरसरी निगाह से चारों ओर देखा। यह घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। वाइट एंड लाइट ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में उसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और लग्जीरियस था। यह सब देखकर सिद्धार्थ को एक सेकंड भी नहीं लगा ये समझने में कि इसका इंटीरियर डिजाइनिंग सनाया ने ही किया है। दरअसल सनाया इंग्लैंड के सबसे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर में से एक थी, लेकिन उसके फादर की जिद की वजह से उसने अपना बिजनेस ज्वाइन किया था। हालांकि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उसने खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन के तौर पर स्टेबलाइज्ड किया था। अगले ही पल सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। सनाया ने अपने हाथ से अपने रूम की ओर इशारा किया। दरअसल वो रूम सीढ़ियों से ऊपर जाकर था। उसका इशारा पाते ही सिद्धार्थ सीढ़ियों की तरफ चला। इतनी देर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस कुछ इशारे ही हुए। हालांकि सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन सनाया उसके चेहरे के हर आते जाते हुए भाव को नोटिस कर रही थी। उसके रूम में पहुंचकर सिद्धार्थ ने उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया और खुद जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में उलझे हुए उसके हाथ को देखा, फिर उसके नजदीक बैठकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। तुम 2 मिनट रुको, मैं किसी लेडी को फोन करके बुलाता हूँ, वो तुम्हें चेंज करने में हेल्प कर देगी। सनाया उठकर बैठते हुए बिल्कुल उसके चेहरे के एकदम नजदीक आकर उसके कॉलर को पकड़कर बारी बारी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए सिद्धार्थ। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सिद्धार्थ की धड़कन थम गई। वो इस पल के लिए न जाने कब से तड़प रहा था। वो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही सनाया ने उसके कॉलर को खींचते हुए अपने और नजदीक किया और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ दिए। उसने अपने एक हाथ से सिद्धार्थ के सर को पीछे से थामकर अपने नजदीक करके उसके बालों में हाथ चलाने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ, सिद्धार्थ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, सनाया ने उसके सर पर पीछे से दबाव बना दिया, जिससे दूर जाने की बजाय वो उसके और भी नजदीक आ गया। सनाया उसे और भी पैशनेटली किस करने लगी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने उसके सामने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि वो बेइंतहा मोहब्बत करता है इस लड़की से, जो इस वक्त उसकी बाहों में जार जार होने के लिए तैयार है। उसने खुद पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इस बार खुद ना रोकते हुए उसने अपने दोनों हाथों को सनाया की कमर पर कसकर उससे सटा दिया और उसके किस का जवाब एक वाइल्ड किस के साथ दिया। इस बार कोई कम या ज्यादा नहीं था। दोनों की ही सांसें फूलने लगी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद जब सनाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब हार मानकर सिद्धार्थ ने धीरे से उसे खुद से दूर किया। अपने सबसे कमजोर और खूबसूरत लम्हों में उसे खुद से दूर करना, जबकि वो लम्हे उसे बहुत मन्नतों के बाद मिले हों, उसके लिए किसी टास्क से कम नहीं था। लेकिन उसके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई था, तो वो थी उसकी मोहब्बत, जो जिस्मानी नहीं रूमानी थी। सिद्धार्थ के दूर करते ही सनाया ने बिना आगाह किए अगला कदम लेते हुए झटके से सिद्धार्थ की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए, जिससे उसका खुला सीना उसके सामने आ गया। उसने तुरंत अपने होंठ उसके सीने पर रख दिए। सिद्धार्थ की आह निकल गई। उसके पूरे शरीर में एक तेज सिरन दौड़ गई। खुद को नियंत्रित करना अब उसके लिए नियंत्रण से बाहर होने लगा।
उसकी आंखें बिना किसी नशे के ही भारी होने लगीं। उसके हाथ सनाया के सिर पर खुद ब खुद चले गए। उसका दिमाग दूर करना चाहता था उसे खुद से, लेकिन उसका दिल, उसकी बॉडी को जरूरत थी इस छुअन की, इस एहसास की जिससे वो फिलहाल गुजर रहा था। सनाया नशे में थी, लेकिन वो अपने पूरे होशो हवास में होने के बावजूद भी उसके नशे में खोने लगा था। सनाया के होंठ लगातार उसके सीने पर तो कभी उसकी गर्दन पर फिसल रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। जिस तरह वो इस समय बिहेव कर रही थी, उसे रोकना इस वक्त नामुमकिन था। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी जंग के लिए तैयार कर रहा हो खुद को। उसकी बॉडी पर फिसल रहे सनाया के हाथों को उसने एकदम से पकड़कर रोक दिया, जिससे उसके होंठ भी जहाँ के तहाँ ठहर गए। उसने अपनी नशे में चूर लाल नजरों को उठाकर ऊपर सिद्धार्थ की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, उसके काम में दखल देने का कोई विशेष कारण। सिद्धार्थ ने उसे खुद से दूर किया और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए धीरे से बोला, सना, ये ठीक नहीं है। तुम अपने होश में नहीं हो। प्लीज रुक जाओ, कल तुम्हें पछतावा होगा। अब तक सिद्धार्थ बेड से उठकर खड़ा हो चुका था। सनाया बेड पर अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी शर्ट को कॉलर पकड़ती अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम क्यों शर्मा रहे हो? सनाया, संभालो खुद को। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो इस वक्त? तुम नशे में हो, लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। और सही कहा तुमने, यह हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन हम जब भी इस तरह साथ थे, तब तुम कभी नशे में नहीं थी। और ये ऐसे बिहेव करना बंद करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अगर मेरी जगह आज कोई और होता तो क्या बेबी? सनाया उसकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी। उसका ये बोलना सिद्धार्थ के गुस्से को हवा दे गया। वो उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में चीखते हुए बोला, मजाक है ना तुम्हारे लिए ये सब? तुम्हें नहीं पता क्या होता है? कोई और होता तो मेरी तरह तुम्हें वो छोड़ता नहीं सनाया शेरगिल, बल्कि किसी के गंदे हाथ तुम्हारे इस जिस्म पर होते, जिसे कवर न करने की कसम खा ली है तुमने। बोलते हुए सिद्धार्थ की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक कंपन था। वो सोच भी नहीं सकता था ये सब। तुम्हें पता है ना, मुझे पसंद नहीं तुम इस तरह के कपड़े पहनो। समझ नहीं आता है ना तुम्हें? हर वक्त मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कसम खा ली है ना तुमने? उसके हाथ अब तक सनाया के बालों में कस चुके थे, जिससे सनाया की दर्द से हल्की आहट निकल गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने लगी। बस इतना ही सब्र है आपके अंदर मिस्टर सिद्धार्थ आहूजा? बस इतना ही बदल पाए खुद को इन 3 सालों में? तुम्हें याद है हम अलग क्यों हुए? सिद्धार्थ, याद है ना तुम्हें? सिद्धार्थ के हाथ जो सनाया के बालों में थे ढीले पड़ गए। वो खुद उससे दूर हो गया और नजरें फेर कर बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे पर बिठाते हुए बोली, मुझे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद देख लूँगी। मैं इस वक्त बात करना चाहती हूँ तुमसे। उसके बात करने के लहजे को सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में जबड़े भींचते हुए बोला, बहुत जल्दी नशा उतर गया सनाया जी? या फिर आप नशे में थी ही नहीं? नाटक कर रही हो तुम। और कहाँ है तुम्हारे पैर की चोट, जिसकी वजह से तुम थोड़ी देर पहले चल भी नहीं पा रही थी? हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो अब? इतना सुनते ही सनाया के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, कैसे कहे कि उसने जो किया उसके लिए ही किया था। 1 महीने से वो सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर करके निकल जाता था। इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया, क्योंकि उसे पता था सिर्फ यही रास्ता है जो सिद्धार्थ को उसके करीब ला सकता है। सिद्धार्थ की इनसिक्योरिटी और ओवर पजेसिवनेस सनाया के लिए, वो दोनों 5 साल रिलेशनशिप से थे। लंदन में रहते हुए भी वो कभी सनाया को छोटे कपड़े पहनना अलाउ नहीं करता था। यहाँ तक कि सनाया उसके सामने किसी लड़के से भी बात नहीं कर सकती थी। कभी कभी तो सिद्धार्थ को उसकी फीमेल
फ्रेंड से भी दिक्कत थी। ऐसा कोई भी इंसान जो सनाया के साथ एक हद से ज़्यादा रिश्ता रखने की कोशिश करता, तब तक सिद्धार्थ की इनसिक्योरिटी सामने आने लगती। यही बातें उनके रिश्ते में झगड़े का रीजन थी, और शायद प्यार का भी, क्योंकि सनाया को उसके इसी रूप पर हमेशा प्यार आता था। क्योंकि अगर वो उसे मना करता था तो उसने भी कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। यहाँ तक कि जब वो उसके साथ होता तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही होती थी। लेकिन आज दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ सनाया को उससे बात करने के लिए भी झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ रहा था। ये वही इंसान था जो कभी चाहता था कि वो सिर्फ उससे बात करे और किसी से नहीं। लेकिन आज कंडीशंस कुछ और ही थी। सिद्धार्थ के चिल्लाने की वजह से वो सहम गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सब किया। आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिस शेरगिल कि मेरा और आपका रिश्ता एक प्रोफेशनल रिश्ता है। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान जो दूसरों के इशारों पर लोगों की ज़िंदगी का फैसला करे, मैं ऐसे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर भी नहीं रखता। ज़िंदगी में रखना तो बहुत दूर की बात है। और अगली बार किसी को ज़िंदगी में शामिल करने से पहले अपने बाप की परमिशन ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगली बार भी कोई सिद्धार्थ आहूजा बने। बहुत तकलीफ देह है किसी को कुछ सेकंड में हमेशा के लिए खो देना। खैर, आपको ये बात कहाँ समझ आएगी। जब आपका दिल टूटेगा तब पता चलेगा। बिना आवाज़ किए भी बहुत कुछ टूटता है, और उसका दर्द उससे भी कहीं ज़्यादा असहनीय है। छोड़िए ना, मैं भी कहाँ आपको दिल की बातें समझाने लगा। आपके पास तो सिर्फ एक दिमाग है, जिसके पास दिल तो होता नहीं है। खैर छोड़िए, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो इन द ऑफिस मिस शेरगिल। इतना बोलकर सिद्धार्थ बिना पीछे मुड़े एक बार में ही उसके रूम से बाहर निकल गया। उसकी आंखों का पानी बाहर निकलने को मचल रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था सनाया को पता चले कि आज भी फर्क पड़ता है उसे, उसके होने ना होने से। उसने सोच लिया था जैसे आज तक उसके सामने सख्त बनकर रहा है, आगे भी उसके सामने सख्त ही रहेगा। उसे अब कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। अब वो किसी को अपना दिल तोड़ने का हक नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर अवस्थी मेंशन में सोना आराम से किसी की बाहों को आरामदायक तकिया समझकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन जिसकी बाहों में वो सुकून से सो रही थी वो बेचैन था। उसे खुद के इतने करीब पाकर उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। आदित्य अपनी सारी दुनिया को अपनी बाहों में समेटे सुकून से उसे निहार रहा था, या यूं कहें सुकून से कहीं ज्यादा बेचैनी थी उसके दिल में। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वहीं सोना बिल्कुल बेफिक्र होकर उसकी बाहों में समाई हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो आदित्य हमेशा देखना चाहता था। वो चाहता था कि जब भी वो उसके साथ हो, खुद को महफूज महसूस करे, खुश रहे, बेफिक्र रहे। उसे डर ना हो किसी का। और शायद ऐसा पहली बार था जब उसके पास कोई बहाना नहीं था उससे दूर जाने का, क्योंकि अक्सर ही वो कोई देख लेगा कहकर उससे दूर भाग जाती। लेकिन आज आज बात कुछ और थी। मोहतरमा को किसी की भी फिक्र नहीं थी। आदित्य यही सोचकर मुस्कुरा दिया कि शायद सोना बस उससे इसलिए दूर भागती है क्योंकि घरवाले आसपास रहते हैं। वो नहीं चाहती कि उसके रिश्ते के बारे में कोई गलत सोचे। इसका मतलब अगर कोई नहीं होगा तो मैडम को कोई गुरेज नहीं है मेरी बाहों में समाने से। बस डरती है लोगों से कि क्या सोचेंगे। कोई बात नहीं जान, बहुत जल्दी आपकी ये फिक्र भी दूर हो जाएगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे साथ होने से। और हाँ, इसके साथ ही मुझसे दूर भागने के तुम्हारे सारे रास्ते बंद। कोई बहाना भी नहीं होगा तुम्हारे पास मुझसे दूर रहने का। तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है ये मेरा दिल जानता है। कैसे खुद को कंट्रोल करता हूँ, कभी नहीं समझोगी तुम, पत्थर दिल औरत कहीं की। आदित्य लगातार सोना के बालों में हाथ चलाते हुए धीरे धीरे खुद से बात करने में व्यस्त था, लेकिन आखिरी लाइन
उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए चिढ़कर कही थी, जैसे वो इस लड़की के कितने जुल्म सहने के बाद भी यहाँ हो। वो खुद ही उलझा हुआ था। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने अपना फोन उठाकर टाइम देखा। 4 बजने को थे। घर पर कोई नहीं था। फिर इस वक्त कौन हो सकता है? उसने सोना को अच्छे से लेटाया और खुद जल्दी से उठकर बाहर आ गया। आदित्य का कमरा ऊपर था, इसलिए उसने बाहर कॉरिडोर में आकर देखा। उसे गेट पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, सामने का नजारा देखकर वो शॉक हो गया। वो जल्दी से भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आया, क्योंकि हाल में सिद्धार्थ सोफे पर बेतरतीबी से पड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हालत में थे। आदित्य को उसे ऐसे देखकर ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि सिद्धार्थ इस वक्त बहुत नशे में है। लेकिन क्यों? इसका जवाब उसके पास फिलहाल नहीं था, क्योंकि जब सिद्धार्थ उसे ऑफिस में मिला था तब वो एकदम ठीक था। और तो और वो उसे रिलेशनशिप टिप्स भी दे रहा था। कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसे सुध-बुध खोए ऐसे पड़ा हुआ है? क्योंकि इसे यह बात अच्छे से पता थी कि सिद्धार्थ ड्रिंक नहीं करता, और कभी कभार कर भी ले तो इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ पल उसे देखने के बाद एक गहरी सांस लेकर आदित्य ने सोफे की ओर कदम बढ़ा दिए। सिद्धार्थ आंखें बंद किए सोफे पर लेटा हुआ था। आदित्य ने नीचे बैठकर उसके कंधे पर हल्का टेप करते हुए कहा, सिट, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है तूने? कुछ हुआ है? तू ठीक है ना? आदित्य ने एक साथ कई सवाल दाग दिए थे। उस पर बिना जवाब का इंतजार किए। उसकी आवाज में फिक्र नजर आ रही थी। वो परेशान था अपने दोस्त को इस हालत में देखकर। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और झटके से उठकर आदित्य के गले लग गया। उसने भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे की आदतों से बखूबी परिचित थे। इसलिए आदित्य को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके दोस्त को इस वक्त उसकी जरूरत है। सिद्धार्थ उसे ऐसे ही पकड़े हुए जोर जोर से रोने लगा। उसको रोते देख आदित्य का कलेजा मुंह को आ गया। उसने ऐसी हालत में उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने जल्दी से सिद्धार्थ को खुद से अलग किया और खुद उसके पास ही सोफे पर बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, सिट, इधर देख मेरी तरफ और रोना बंद कर प्लीज। क्या हुआ है बता। कुछ निकालते हैं ना सॉल्यूशन बैठकर। लेकिन भाई, तू ऐसे रो मत। तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तू मुझे बता। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार बोल मुझे, लेकिन इस तरह नहीं। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछे और खुद को कंट्रोल करते हुए आदित्य के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सका आदि, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। क्योंकि अब मैं उसे अपनी लाइफ में फिर से शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बुरी है वो, बहुत ही ज्यादा। आई जस्ट हेट हर, सी इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। वो मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कैसे रह रहा हूं मैं उसके बिना। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई आदित्य बिना कुछ कहे उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर आंखें उसकी भी झिलमिला गईं। और तुझे पता है आदि, मैंने आज क्या किया? पता है क्या किया? आदित्य ने अपना सिर नामे हिला दिया। मैंने भी छोड़ दिया उसे रोते हुए। नहीं देखा मैंने उसे पीछे मुड़कर, लेकिन पता नहीं क्यों अपने दिल पर हाथ रखकर सुकून नहीं मिल रहा मुझे। मुझे तो खुश होना चाहिए ना। आज बदला ले लिया मैंने उससे अपना, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? इतनी तो तब भी नहीं हुई जब वो मुझे छोड़कर गई थी। अगर उसे छोड़कर इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ ही क्यों रहा है? उससे अगर एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू भी वही गलती करके खुद को फिर से तकलीफ दे। एक बार उससे बैठकर बात करके तो देख, क्या पता वो तुझे छोड़ना ही ना चाहती हो। आदित्य ने अपनी बात रखते हुए कहा। इस बात पर तुरंत सिद्धार्थ ने उसके हाथ झटक दिए और पीछे होकर बैठते हुए बोला, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने मुझे अपने बाप के कहने पर छोड़ा। आदित्य हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या सीरियसली?
उसने तुझे अपने फादर के कहने पर छोड़ा, लेकिन क्यों? उसके पापा को तू पसंद नहीं था। आदित्य की बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ सोफे से उठा और लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे उसके बाप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हजम नहीं हुआ होगा जनाब से, तो छीन लिया मुझसे मेरा प्यार। सिद्धार्थ चलते हुए गिरने ही वाला था कि आदित्य ने झटके से उसे पकड़ लिया। सिट, क्या बकवास कर रहा है तू? एक पिता हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिले, इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बात पर सिद्धार्थ ठाका मारकर हंसते हुए बोला, बस एक तू ही तो बचा है मेरे पास, लेकिन लगता है जिंदगी अब मुझसे दोस्त भी छीनेगी मेरा। आदित्य ने उसकी यह बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। आदित्य सहारा देते हुए सिद्धार्थ को उसके कमरे तक ले तो आया, लेकिन इस बीच सिद्धार्थ का दर्द, जो आज उसे सनाया को ऐसे छोड़ने पर हुआ था, वो उसकी बातों से तो कभी उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था। सनाया को यूं रोते छोड़ना झकझोर गया था उसे अंदर तक, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये किया, क्योंकि एक बार फिर से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके वो दोबारा उसी तकलीफ से गुजरना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे सनाया से प्यार नहीं था, या फिर वो उसे किसी तरह का बदला लेना चाहता था। इन सब के बजाय एक डर बैठ गया था उसके दिल में कि अगर वो उसे फिर से छोड़कर चली गई अपने पिता के कहने पर, तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। और यही वजह थी कि सनाया की इतनी कोशिशों के बाद भी वो सख्त बना रहा उसके सामने। लेकिन यह सख्ती सिर्फ ऊपर तक ही सीमित थी, क्योंकि उसका दिल तो एक सेकंड के लिए उसके लिए सख्त नहीं हो सकता। हाँ, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज था वो उससे, लेकिन जिस दिन उसने उसे अपने ऑफिस में देखा, उसी पल उसकी शक्ति पिघल गई। जैसे अरसे से जमी बर्फ भी सूरज की तपिश के सामने कुछ पल में ढह जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ था इस एक पल में, जिस पल में उसने सनाया को अपने करीब पाया था। उसका दिल चाह रहा था कि भर ले उसे अपनी बाहों में और छुपा ले उसे अपने दिल के किसी ऐसे कोने में जहां से बाहर जाना मुमकिन ही ना हो। कुछ घंटे ही बिताए थे उसने आज सनाया के साथ, लेकिन जैसे उम्र जी लिया हो। वो रहना चाहता था उसके साथ, लेकिन नहीं रहा, क्योंकि डर जिसने घर कर लिया था उसके दिल और दिमाग पर कि वो फिर से छोड़कर चली जाएगी उसे। बस वही डर उसके कदम को और उसके हर जज्बात को आगे बढ़ने से रोक रहा था। आदित्य ने उसे बेड पर अच्छे से लिटाया और फिर उसके जूते खोलकर एक ओर रख दिए। उसके बाद उसकी शर्ट और पैंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में कर दिया, जिससे वो आराम से सो सके। साइड टेबल पर रखा एसी रिमोट उठाकर टेम्परेचर सेट कर दिया और सिद्धार्थ को अच्छे से कंबल से कवर कर दिया। सिद्धार्थ अपनी भारी और लाल आंखों से उसे लगातार देखे जा रहा था। उसकी पलकें बंद होने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन मिस्टर आहूजा आज किसी के कंट्रोल में नहीं थे। आदित्य ने उसकी बार बार झपकती आंखों को देखते हुए कहा, सिट, आई थिंक यू शुड रेस्ट। हम बाद में बात करेंगे, ओके? वैसे भी तू इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अभी और बोलना चाहता है, लेकिन आदित्य ने उसके हाथ को एक साइड किया और उसकी आंखों पर अपनी हथेली रख दी और कुछ देर यूं अपने हाथ से उसकी आंखों को बंद किए खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना हाथ उठाया, तब तक वो सो चुका था। आदित्य ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो चैन से सो सके और कुछ देर के लिए ही सही उसे निजात मिले अपने उस दिल के दर्द से जिसकी कोई दवा ही नहीं। दरअसल देखा जाए तो उसके दर्द की दवा भी वो शख्स था जो उसके दर्द का कारण था। दर्द में सिर्फ सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि आदित्य के चेहरे पर भी वही दर्द इस वक्त दिखाई दे रहा था। इसकी एक वजह उन दोनों की वो बचपन की दोस्ती थी, जहाँ उन दोनों ने ही अपनी लाइफ का हर एक फेज, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब साथ में देखा। इसलिए दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते थे। लेकिन आज एक और वजह थी जिसके कारण वो सिद्धार्थ को सिर्फ दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में भी समझ रहा था जो किसी को बेनता चाहता है। वो समझ रहा था क्योंकि सोना से
दूर जाने के डर से ही वो तड़फने लगता है। और यहाँ तो सिद्धार्थ अपने प्यार से सालों दूर रहा है। कैसे संभाला होगा उसने खुद को जब वो उसे छोड़कर चली गई। यही सोचकर आदित्य बेचैन हुए जा रहा था। सिद्धार्थ के रूम से निकलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने सोना खड़ी थी। शायद वो अंदर से दरवाजा खोलने ही वाली थी। आदित्य उसे देखते ही तुरंत बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही उससे उल्टा सवाल कर दिया, आप कहाँ गए थे इस वक्त? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके पास लेटकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो झटके से उसके सीने से जा लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी क्या, जो मेरे कुछ पल दूर होते ही जाग गई तुम? लगता है तुम्हें हमारी ये दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं है ना? आदित्य ने सोना के उस मासूम सवाल का जवाब इस अंदाज से मुस्कुराते हुए दिया था कि अब उसे सोना को ही शर्म आ रही थी कि उसने यह सवाल किया ही क्यों। सोना उसकी बात का क्या जवाब दे, यही सोचकर बेचारी ने अपने होठों को दांतों से दबाकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आदित्य ने हल्का सा झुककर उसे एक नजर देखा और झटके से उसे पलटकर नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सोना की आंखें जो अब तक सख्ती से बंद थीं, अब हैरानी से फैल गईं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखा, जो पहले से ही उसे बड़ी शिद्दत के साथ देख रहा था। आदित्य ने बारी बारी उसकी आंखों में देखा और उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। दोनों की करीबी एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी। उसने एक बार फिर सोना की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। अगर तुम्हें कभी मुझे छोड़कर जाना हो ना, तो उससे पहले मेरी जान ले। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सोना ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे आदित्य के होठ उस कोमल और मखमली स्पर्श से वहीं थम गए और आगे की बात बस उसके मुंह में ही रह गई। आदित्य का चेहरा इस वक्त शांत और गंभीर था, क्योंकि सिद्धार्थ को अपने प्यार के लिए यूं तड़पता देख उसे अपने प्यार से दूर होने का डर सताने लगा था। अभी अभी तो उसने अपने इस खूबसूरत एहसास को एक नाम दिया था। कुछ घंटे ही तो हुए थे उसको यह महसूस करते हुए कि उसकी बाहों में सुकून से सिमटी हुई लड़की सिर्फ उसकी पसंद या सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, यह प्यार है उसका, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उसकी जान है। यह एहसास उसे पहले ही हो गया था, लेकिन आज उसे यह भी पता चल गया कि उसकी जान से भी बढ़कर है ये किसी सॉफ्ट गुड़िया सी ये लड़की, जो उसके जरा तेज आवाज में बोलने पर भी डर जाया करती है। कल रात भी उसने अपने जज्बातों को जाहिर करने की एक कवायद की थी, लेकिन जिसके लिए जज्बातों का समंदर उमड़ रहा है, उसके दिल में उसे तो उस समंदर की एक लहर भी न छू पाई। लेकिन चाहे जो भी हो, आदित्य का सब कुछ वही थी। हाँ, इसका रियलाइजेशन भले ही देर से हुआ हो, लेकिन वो अब कोई मौका नहीं छोड़ेगा उसको अपने एहसासों से रूबरू कराने का। आदित्य ने अपने मन में चल रहे सवालों को झटका और सोना की आंखों में देखते हुए बोला, सोना प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। उसकी बात सुनकर सोना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि आज तक दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ही कुछ भी था। उसे शब्दों में पिरोने की कोशिश दोनों में से ही किसी ने नहीं की थी। आज पहली बार था जब आदित्य ने यह बात खुलकर उसके सामने रखी। सोना की धड़कनें बेतहाशा तेज भागने लगीं। उसने आदित्य को खुद से दूर किया और उठकर बैठ गई। यूं अचानक झटकने से आदित्य भी एक तरफ हो गया। दोनों इस वक्त एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे थे। उसने सोना को हैरानी से देखा, क्योंकि उसे लगा शायद सोना को उसका ये कहना पसंद ही नहीं आया, इसलिए उसका चेहरा एकदम से उतर गया। लेकिन वहीं सोना यह सुनने के बाद कि आदित्य उसको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, अपने सीने पर हाथ रखकर खुद की सरपट दौड़ती धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान खुल गई। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो जवाब दे पाए आदित्य के इस सवाल का। सोना ने मुड़कर आदित्य को देखा। उसे उसकी बैक ही दिखी, क्योंकि उसका चेहरा दूसरी ओर था। सोना मुस्कुराते हुए जल्दी से बेड की दूसरी साइड से उतरकर आदित्य के बिल्कुल सामने आकर, जो अपना मुंह बनाकर
चेहरा नीचे झुकाए बैठा था। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर थोड़ा ऊपर किया, जहां दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। एक तरफ सोना की आंखों में खुशी सज रही थी, वहीं आदित्य की आंखें मायूस थी। सोना ने झटके से अपने होंठ आदित्य के होंठ पर रख दिए। वो कुछ समझता उससे पहले ही सोना उसे किस करने लगी। आदित्य की आंखें बंद हो गईं। उसने सोना की कमर पर अपनी बाहें कसकर खुद से सटा लिया। वहीं सोना ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने और भी नजदीक कर लिया। आदित्य उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। सोना की किस इतनी डीप थी कि आदित्य उसे मैच ही नहीं कर पा रहा था। हर पल ये सोचने वाला इंसान कि उसकी वाली को किस करना नहीं आता, आज उसकी वाली ने यह जाहिर कर दिया कि इस मामले में वो उससे इतनी आगे है कि अगर वो अपनी बार आ जाए तो उसके हर एक मुंह को काटने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। लेकिन चाहे जो भी हो, ये पल दोनों के लिए बहुत खूबसूरत था, खासकर आदित्य के लिए, क्योंकि आज पहली बार था जब पहल उसकी नहीं थी। आज पहली बार उसे लगा कि जो उन दोनों के बीच अनकहा एहसास था वो एक तरफा नहीं था। थोड़ी देर यही सिलसिला जारी रहा। इस बार आदित्य ने उसे खुद हल्के से पीछे कर दिया, जिससे वो तुरंत दूर हो गई। होती भी क्यों ना, वो थी ही इतनी सॉफ्ट और हल्की। उसे पीछे करने के लिए आदित्य की उंगलियां ही काफी थी। जोर लगाने की तो जरूरत ही कहाँ थी। सोना का चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे किसी ने उसे हया की लाली से रंग दिया हो। इस वक्त उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। यही वजह थी कि आदित्य की नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई और बेखौफ उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोली, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस करना आता है। और हाँ, अगली बार ये बोलने से पहले जरा खुद सीख कर आइए कि किस कैसे करते हैं। 2 मिनट में सांसें फूलने लग जाती हैं आपकी। यूं तो सारा दिन जिम करते हैं आप, बस इतनी एनर्जी है आपके अंदर। आदित्य बेड पर बैठा बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि इससे पहले उसने कभी इस लड़की को ऐसे और इतना बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज तो उसका एक अलग ही रूप था उसके सामने। पहले वो पैशनेट किस, जहाँ वो ही डोमिनेट थी। आदित्य को कोई भी मौका नहीं दिया कि वो कुछ कर पाता, और अब ऐसे बात कर रही है जैसे वो गुनाहगार हो उसका। वो उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी और तुनक कर उसे बातें सुनाई जा रही थी। आदित्य बस एकटक उसके हिलते गुलाबी होठों को, तो कभी उसकी मटकती हुई प्यारी आंखों को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। अगले दिन सुबह 9 बजे सोना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे का नूर आज देखते ही बन रहा था। साथ ही उसका पहनावा किसी नई नवेली दुल्हन के जैसा उसके रूप में चार चांद लगा रहा था। सोना ने लाल रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। कानों में लंबे मोतियों के झुमके और उनमें लगे घुंघरू बार बार उसके गर्दन से टकराकर कानों में रस घोलने को उतारू थे। उसके खुले बाल, ऊपर से उसके माथे पर झूलती हुई उसकी लटें आज आज़ादी से उसके माथे को चूम रही थी, क्योंकि यह मौका तो उन्हें बिरले ही मिलता था, क्योंकि सोना हमेशा उन्हें बांध कर रखती। हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, जो ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी गोरी कलाइयों में फब रही थी। खूबसूरत तो हमेशा ही इतनी थी, बस उसे सजने संवरने का कोई शौक नहीं था। सुंदर लिबास में लिपटी वो प्यारी सी गुड़िया जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थी, क्योंकि आज उसे घर के सारे काम खुद ही संभालने थे। सभी घर वाले बाहर गए थे, यहाँ तक कि सर्वेंट भी छुट्टी पर ही थे। आदित्य को ऑफिस भी जाना था। अभी तक ब्रेकफास्ट की तैयारी भी उसने नहीं की। सच पूछा जाए तो आदित्य की वजह से ही वो लेट थी, वरना सोना तो हमेशा सबसे पहले उठने वाली इंसान थी। लेकिन कुछ करना था आज उसे। लेकिन देखो, इतनी जल्दी उठने के बाद भी वो फिर से अपने कमरे में जाकर सो गई, और जागने में इतना लेट हो गया आज। पहली बार वो आदित्य के लिए हक से कुछ करना चाहती थी, लेकिन पहले ही दिन सब खराब हो गया। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें वो सोचकर खुद को कोसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरकर जल्दी से किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दरअसल पूरा टेबल खाने से भरा हुआ था। आज सर्वेंट्स भी छुट्टी पर थे। फिर यह खाना किसने बनाया? यही सोचकर उसके कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। उसने पास जाकर वहां रखे सभी पॉट्स को एक एक कर खोल कर देखा, तो वह पहले से भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वहां चाइनीज, इटालियन,
कॉन्टिनेंटल जैसी अलग अलग डिशेज रखी हुई थी जो देखने में बहुत लजीज लग रही थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि जब घर में कोई नहीं था सिवाय उसके, फिर ये खाना बनाया किसने। वो अपने दिमाग के घोड़े और दौड़ाती, उससे पहले ही एक गुड मॉर्निंग के साथ एक प्यार भरी किस उसके गालों पर महसूस हुई। उसने हल्का पीछे देखा तो आदित्य पीछे से अपनी बाहों में भरे खड़ा था। उसके हाथ सोना के पेट पर लिपटे हुए थे और उसकी चिन उसके कंधों पर थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया सरप्राइज? आदित्य उसके कान में धीरे से अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला और उसके कान पर हल्की सी फूंक मारने लगा। आदि के ऐसे करने से सोना के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ अपने सूट पर कस गए। वो वहीं जम गई। उसकी ऐसी हालत देखकर आदित्य ने उसे धीरे से कंधों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया तो आदित्य की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। वो उसके चेहरे में खो गया। कितनी खूबसूरत थी वो, किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह। सजने संवरने का शौक कहाँ था उसे? सच पूछा जाए तो जरूरत ही कहाँ थी उसे अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की। वो किसी को नजर उठाकर देख भी ले तो न जाने कितने दिलों को घायल कर दे अपने हुस्न और नजरों के जादू से। और यहाँ तो सामने उनके सबसे बड़े आशिक खड़े थे, जहाँ उसे नजर उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी हया से बंद हुई आंखें उसकी खुली आंखों से भी ज्यादा असर करती थी आदित्य के दिल पर। थोड़ी देर यूं ही रहने के बाद जैसे ही सोना ने आंखें खोलने की कोशिश की, आदित्य उसके चेहरे पर एक बार फिर से हल्की फूंक मारने लगा, जिससे उसकी आंखें खुलने से पहले ही बंद हो गईं। उसके शरीर में तेज सिहरन सी दौड़ गई, जिससे उसका खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। वो खुद बेकाबू होती उससे पहले ही उसने अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा दिया। खुद को तंग करने वाले की बाहें ही शायद उसे सबसे ज्यादा महफूज लगीं। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि आदित्य को अपने सीने पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। एक मदोसी इस वक्त आदित्य की आंखों में भी उतरी थी। अचानक ही उसको अपने सीने पर सोना के नर्म मुलायम होठों का एहसास महसूस हुआ, जिससे ना चाहते हुए भी उसकी हल्की आह निकल गई। उसने जल्दी से अपने होठों को भींच लिया। दरअसल सोना ने आदित्य की शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलकर उसके खुले सीने पर अपने होठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगी, जिससे आदित्य की आह निकली। आदित्य की पकड़ सोना के बालों पर कस गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी हालत देखकर सोना उससे तुरंत दो कदम पीछे लेते हुए अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उसकी हालत पर मुस्कुराने लगी। जैसे ही आदित्य ने वो एहसास न पाकर जिसकी जरूरत उसे इस वक्त थी, तुरंत अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही उसने सोना को मुस्कुराते हुए देखा, वो झेप गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन सोना ने अपने पीछे लिए हुए दो कदम आगे बढ़ाकर अपने पंजों के बल खड़ी होते हुए आदित्य के पूरे चेहरे पर धीरे धीरे फूंक मारते हुए नीचे बढ़ने लगी। उसकी सांसें अब आदित्य की गर्दन पर चल रही थी, जो उसे पागल बना रही थी। उसकी आंखें अनजाने से नशे से चूर हो रही थी। यही एहसास था जो उसे खुद में घोलता जा रहा था। वो चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। वहीं सोना जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। जब सोना को एहसास हुआ कि उसकी छुअन आदित्य के दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है, तब वो उसके कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एकदम चीख कर बोली, क्या कर रहे हैं मिस्टर अवस्थी? आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। इस एक तेज आवाज ने उसके सारे एहसासों को एक पल में छूमंतर कर दिया, जिसने उसे हकीकत से रूबरू करा दिया। लेकिन फिर भी सोना ने आदित्य की ओर अपनी एक आईब्रो उठाकर आंख मटकाते हुए देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य उस पल उससे अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था और उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।